A very warm-hearted good evening, students. So I hope you all are doing good and you all must be healthy and safe. So today we are going to start a new topic, that is respiration. ना अभी तक जो भी हमने पढ़ा है उससे हमको यही कंक्लूजन निकल के आया है कि फूड जो है वो हमारे लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड इसी फूड को प्रोक्योर करने के लिए या कहिए ऑब्टेन करने के लिए अलग अलग ऑर्गेनिज्म दूसरे तरह के मेथड्स अपनाते हैं। जैसे कि प्लांट्स जो हैं, क्योंकि वो चल फिर नहीं सकते हैं तो इसीलिए उन्होंने एक मेथड निकाला है जिससे कि वो खुद से खाना बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमने देखा जहाँ पर दूसरे लिविंग बीइंग पर फीड करके हम न्यूट्रिशन को गेन कर रहे थे। ठीक है, जैसे कि हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, जो कि आपके मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो कि अर्थ पर हैं वो सारे इसी मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली कंक्लूजन ये है कि फूड हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। बट ये फूड हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट था? क्योंकि इस फूड को खाने से हमें एनर्जी मिलती है। याद करिए, मैंने आपको बोला था ना कि फूड जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का फ्यूल होता है। ठीक है, तो अगर हमने ये फूड खाया और उसके बाद हमारी सेल्स इस फूड से एनर्जी को डिराइव नहीं कर सके तो क्या उस फूड का कोई मतलब रह जाएगा? जैसे कि अगर आपने मिट्टी खाई, ठीक है, सॉइल अगर आप खा रहे हो तो मैंने आपको बताया था कि उस सॉइल को खाने से आपको कोई एनर्जी नहीं मिलेगी, कोई उसका यूज़ नहीं है, तो वो जो फूड है वो आपके लिए एज अ वेस्ट है, क्योंकि उससे आपकी बॉडी को कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सिमिलरली कहने का यही मतलब है कि जो फूड हम खा रहे हैं उसका एज सच कोई इम्पोर्टेंस नहीं है अनटिल एंड अनलेस हमारी सेल उस फूड से एनर्जी को डिराइव नहीं कर ले। ठीक है, क्योंकि सोल पर्पस जो है वो यही है कि एनर्जी चाहिए। ठीक है, हर एक लिविंग बीइंग को वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए एंड ये एनर्जी हमें मिलती है फूड से। ठीक है, तो फूड खाना इसलिए इम्पॉर्टेंट था क्योंकि ये फूड हमारी बॉडी की सेल्स में जाता है एंड ये सेल्स क्या करती हैं, उस फूड से एनर्जी को रिलीज करती हैं अपने डेली यूज़ के लिए। ठीक, तो ये जो आपका प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम फूड से एनर्जी को डिराइव करते हैं, इसी को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच वी ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द फूड। ठीक, न्यूट्रिशन क्या था? न्यूट्रिशन इज द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, ठीक है, टू यूटिलाइज एनर्जी। तो फूड को खाना इज न्यूट्रिशन, लेकिन फूड से एनर्जी को निकालना इज रेस्पिरेशन। तो आपको ये दोनों टर्म भी समझ में आने चाहिए। ठीक है, तो अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो ये जो प्रोसेस होता है बेसिकली उस फूड से एनर्जी को रिलीज कराने वाला होता है। ठीक है, जो भी हम फूड खा रहे हैं वो हमारे लिए वेस्ट है अगर हमारी सेल उससे एनर्जी को नहीं डिराइव कर सकती। तभी तो अगर आप पत्थर खा रहे हो चाहे मिट्टी खा रहे हो तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उससे हमारी बॉडी को कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, उल्टा आपकी बॉडी को उससे हार्म पहुंचेगा। ठीक है, तो हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को खा सकते हैं जो कि ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक का मतलब ये है जो कि दूसरे लिविंग बीइंग से मिलता है। नाउ अब अगर हम बात करें हाउ डू द सेल्स ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द फूड, तो वो हमने बताया रेस्पिरेशन। लेकिन रेस्पिरेशन में बेसिकली होता क्या है, क्या चीज़ ऐसी होती है जिससे कि उससे एनर्जी रिलीज होती है? तो ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट का चीज़ है। आपको उसको मैं एक एग्जांपल समझाती हूँ। जैसे कि जब आप कभी अपनी गाड़ी चलाते हैं, जैसे कि टू व्हीलर है, स्कूटी अगर आप चला रहे हैं या मोटरसाइकिल अगर आप चलाते हैं तो उसमें होता क्या है, आपकी गाड़ी में पेट्रोल डला हुआ है ना, बट उस पेट्रोल का एज सच कोई यूज़ नहीं है, गाड़ी के लिए नहीं है। जब तक आप उस गाड़ी में चाबी नहीं लगाएंगे तब तक क्या वो गाड़ी चल पाती है? नहीं चल पाती है ना। तो यानी कि गाड़ी में पेट्रोल है पर तब भी वो गाड़ी आपकी अपने आप से नहीं चलती है अनटिल अनलेस जब तक आप उसकी चाबी को ऑन नहीं करते हो। क्योंकि उससे होता क्या है, जब आपने चाबी लगाई तो उससे बैटरी में स्पार्क जनरेट होता है एंड वो स्पार्क जो होता है वो पेट्रोल में आग लगा देता है। ठीक है, जिससे पेट्रोल की बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। नाउ ये जो पेट्रोल की बर्निंग होती है उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है जो कि इनफ होती है इंजन को चलाने के लिए। अब जैसे ही इंजन चलेगा तो आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली दौड़ना
चालू कर देगी। ये सेम कॉन्सेप्ट आपका रेस्पिरेशन में भी होता है। सेल्स के पास ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल है, पर सेल तब भी एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं कर सकती है अनटिल अनलेस सेल को ऑक्सीजन नहीं मिले। बहुत ध्यान से सुनिएगा, सेल जो है इस आपके फूड से एनर्जी को तब तक नहीं ऑब्टेन कर सकती जब तक कि उस पर केमिकल रिएक्शन स्टार्ट नहीं होती है। ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शन जो है जिसमें आपकी फूड की बर्निंग होती है, ठीक है, आपका फूड दैट इज ग्लूकोज जो है वो आपका बर्न होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एंड इस बर्निंग से काफ़ी इनफ अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, एंड ये एनर्जी फिर सेल यूज़ करते हैं अपने डिफरेंट वर्क्स के लिए। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है जैसे आपके फ्यूल वाली गाड़ी का होता है। पेट्रोल आपकी गाड़ी में है बट तब भी वो चलती नहीं है जब तक कि आप उसमें चाबी नहीं लगाते हैं, क्योंकि चाबी जब आप लगाते हो तो उससे बैटरी जो है वो स्पार्क जनरेट करती है जिससे पेट्रोल की बर्निंग होती है, एंड देन बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है जिससे कि गाड़ी चलती है। सिमिलरली हमारी बॉडी की सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए रहता है इन फूड को बर्न कराने के लिए। ठीक है, ये जो फूड होता है वो आपका एक बलून की तरह एक्ट करता है। ठीक है, ये जो फूड है जैसे कि ग्लूकोज है, ठीक है, ये ग्लूकोज जो है वो आपका एक बलून की तरह है जिसमें बहुत सारी एनर्जी जो है वो छुपी हुई है या कहिए दबी हुई है। ठीक है, एंड जो ऑक्सीजन होता है, ठीक है, ऑक्सीजन जो होता है वो नीडल की तरह बिहेव करता है। ठीक है, किसकी तरह? नीडल की तरह। तो जैसे ही इस ग्लूकोज पे ये नीडल पिंच करेगी यानी कि ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट करता है तो ये बलून क्या हो जाएगा? फूट जाएगा। खूब सारी एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है। ठीक है, नाउ ये पूरी रिएक्शन आपके सेल के अंदर होती है, तो जो भी एनर्जी रिलीज होती है वो सेल क्या करता है? उसको यूज कर लेता है, मतलब कि क्या करता है? स्टोर कर लेता है, एंड उसके बाद उसको जब जब उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो उसको यूज करता रहता है। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन के अंदर। ठीक है, अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो है प्रायोरिटी। ठीक है, प्रायोरिटी क्या होती है सेल्स की? तो वो देखिए क्या होता है ना, जब आप फूड खाते हो तो उसमें बेसिकली आपको तीन चीज़ें बेसिकली इंपॉर्टेंट होती हैं। क्या होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। मैंने आपको न्यूट्रिशन में बता ही दिया था कि प्रोटीन का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो होता है वो सेल को मिलता है, कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो होता है वो सेल को मिलता है, एंड फैट का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म दैट इज फैटी एसिड एंड मोनोग्लिसराइड। ठीक है, नाउ प्रायोरिटी लिस्ट होती है। ये जो आपका अमीनो एसिड, ग्लूकोज एंड फैटी एसिड एंड मोनोग्लिसराइड्स हैं, ठीक है, आपके सेल में अमीनो एसिड है, फैटी एसिड एंड ग्लिसराइड भी होगा एंड ग्लूकोज भी होगा। ठीक है, नाउ जब इस सेल को एनर्जी की डिमांड होगी, किसकी? एनर्जी की। जब इस सेल को एनर्जी की डिमांड होगी तो अब क्वेश्चन आता है ये किसको ब्रेक करेगा या बोले किसको बर्न कराएगा अपनी एनर्जी को फुलफिल करने के लिए? तो उसका आंसर है नंबर 1 पोजीशन पे रखा गया है ग्लूकोज को, नंबर 2 पे रखा गया है प्रोटीन को, एंड नंबर 3 पे रखा गया है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल को। ठीक है, तो ये आपकी प्रायोरिटी होती है सेल की। जब भी उसको एनर्जी की डिमांड होती है तो सबसे पहले वो ग्लूकोज को ब्रेक करता है, उसके बाद अमीनो एसिड एंड देन आपका फैटी एसिड एंड ग्लिसराइड्स। ठीक है, तो ये प्रायोरिटी है। तभी मैंने आपको यहाँ पर ग्लूकोज को दिखाया है क्योंकि अमीनो एसिड एंड ये जो फैटी एसिड एंड ग्लिसराइड है ये इन जनरल नहीं ब्रेक होते हैं। जब आप बहुत ही फास्ट एक्सरसाइज करते हो, विगरस फिजिकल एक्सरसाइजेस करते हो, तभी उस केस में फैट ब्रेक होता है या प्रोटीन ब्रेक होता है, अदरवाइज ग्लूकोज ही हमेशा बर्न होता है। अच्छा, उसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि ग्लूकोज की बर्निंग से बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, जबकि उसके कंपेयर में प्रोटीन या फैट को अगर हम ब्रेक करेंगे तो उसमें एनर्जी का आउटपुट जो है वो उतना ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए जो सेल्स होती हैं वो सबसे पहले ग्लूकोज को बर्न करती हैं। ठीक है, अभी आपके आगे पढ़ोगे कि ह्यूमन बीइंग में जब एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ब्रेक करने से 38 ATP रिलीज होती हैं, बहुत ज़्यादा है। अभी आपको पता चलेगा कि ATP क्या है, चिंता मत करिए, बट आप नंबर पे जाइए।
एक ग्लूकोज के ब्रेकेज से 38 ATP, ठीक है, तो बहुत बड़ा अमाउंट है। तो इसीलिए ग्लूकोज जो होता है वो आपका, या फिर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो आपके सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होते हैं एनर्जी के लिए, ठीक है। एंड उसके बाद प्रोटीन्स एंड उसके बाद फैट्स, ठीक है। प्रोटीन्स जनरली सेल्स अपने डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं एंड फैट जो होता है उसका ब्रेकडाउन जब फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह होता है तभी उस केस में होता है, ठीक है। तो देखो, द एसिमिलेटेड फूड is used as a fuel to get energy for various life process। आपको मैंने न्यूट्रिशन में बताया ही था कि 5 प्रोसेस होते हैं। वन इज इंजेशन, देन डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो एसिमिलेशन वाला प्रोसेस क्या था, जो फूड हम खाते हैं यानी कि जो फूड एब्जॉर्ब हुआ है ब्लड में उसको ब्लड सेल्स तक पहुंचाती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो फूड है उसकी रिक्वायरमेंट सेल्स को है, क्योंकि ये सेल्स जो होती हैं उस फूड से अपनी एनर्जी को पूरा करती हैं, ठीक है, यानी कि एनर्जी डिमांड को फुलफिल करती हैं। तो द एसिमिलेटेड फूड यानी कि जो फूड सेल्स में जा चुका है दैट इज ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ठीक है, इज यूज्ड एज अ फ्यूल। तो वो सेल के लिए क्या है, फ्यूल की तरह है। सेम है कॉन्सेप्ट जैसे कि जब गाड़ी में हम पेट्रोल डलाते हैं, ठीक है, तो वो पेट्रोल क्या है, उस गाड़ी का फ्यूल है। सिमिलरली सेल्स में जब ये ग्लूकोज, अमीनो एसिड और आपका फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल गया तो वो जो सेल है उसमें वो चीज़ कैसे बिहेव कर रही है, फ्यूल की तरह। लेकिन क्या इससे रिएक्शन स्टार्ट होगी, क्या इससे सेल को एनर्जी मिलेगी? आंसर इज नो। जब तक सेल को एक स्पार्क नहीं मिलता यानी कि ऑक्सीजन नहीं मिलता है तब तक सेल को एनर्जी नहीं मिल पाएगी इस फूड से। सिमिलरली गाड़ी में जब तक स्पार्क नहीं लगेगा तब तक आपकी गाड़ी चलेगी नहीं, भले ही उसमें कितना भी पेट्रोल डला लो। तो वही सेम चीज़ है कि ये जो आपका एसिमिलेटेड फूड है वो आपका फ्यूल की तरह है, ठीक है, जिससे कि सेल को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है वेरियस लाइफ प्रोसेस को करने के लिए, ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी में आपके सेल ही हैं जो आपको जिंदा रखे हुए हैं। तो आपकी बॉडी के हर एक लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए, क्योंकि सेल को काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट देखो, एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी जो है वो पहले बचपन में इतू सी होती है, फिर उससे हम इतने बड़े हो गए हैं ना। देखो पहले हम एकदम छोटे से होते हैं इस तरीके से, ठीक है, ये है आपका चिंटू, ठीक है, इसके छोटे छोटे बाल होते हैं, ठीक है, एंड छोटे छोटे पैड होते हैं इस तरीके से, छोटे छोटे हाथ, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा और बड़े होते हैं, चिंटू थोड़ा और बड़ा होगा, इतना, ये 2 साल का चिंटू है, 2 इयर्स का, ठीक है, छोटे छोटे बाल हैं इसके। फिर ये आपका 4 ईयर का हुआ तो थोड़ा और बड़ा होगा हाइट में, है कि नहीं। फिर इसी को हम 10 साल में देखेंगे, थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। एंड जब ये अगर 25 साल का हो जाएगा तो चिंटू हमारा जो है वो पूरा एडल्ट हो जाएगा, ठीक है, पूरा एडल्ट। उसके बड़े बड़े बाल भी हो जाएंगे, आंखें भी बड़ी हो जाएंगी, लिप्स भी बड़े हो जाएंगे। तो ये हमारा जो चिंटू है ये इतनी छोटे से इतने तक गया है। तो ये अपने आप से नहीं हुआ है, वो इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो कंटिन्यूसली ग्रोथ करती रहती है, ठीक है। हमारी जब कोई चोट वोट लग जाती है तो वो ऑटोमेटिकली 5-6 दिन बाद ठीक हो जाती है, उसकी जगह नई स्किन आ जाती है। तो आपकी बॉडी में जो ग्रोथ हो रहा है, रिपेयर हो रहा है, आपको क्या लगता है वो ऐसे ही हो रहा है? नहीं, उसके लिए एनर्जी चाहिए रहती है एंड वो एनर्जी हमें रेस्पिरेशन के थ्रू मिलती है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर द सर्वाइवल ऑफ एवरी लिविंग बीइंग प्रेजेंट ऑन द अर्थ। नेक्स्ट देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड ऑक्सीजन टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द एसिमिलेटेड फूड। बताया ही था कि पेट्रोल अगर आपकी गाड़ी में कितना भी भरा लो, लेकिन जब तक आप उस पर चाबी नहीं लगाएंगे तब तक वो गाड़ी नहीं चलने वाली है। सिमिलरली आपके सेल में कितने भी अमाउंट में ग्लूकोज हो, अमीनो एसिड हो और फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल हो, जब तक उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब तक उससे एनर्जी रिलीज नहीं होगी उस फूड से, ठीक है। तो ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम दैट एसिमिलेटेड फूड। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड ऑक्सीजन टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द एसिमिलेटेड फूड। तो अब अगर हम एक रेस्पिरेशन की अच्छी डेफिनेशन को डिस्क्राइब करें तो वो क्या होगी? द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम फूड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन।
तो जो फूड हम खाते हैं उससे एनर्जी को रिलीज करना किसकी हेल्प से? ऑक्सीजन की हेल्प से। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। नेक्स्ट देखो, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स टेकिंग इन ऑक्सीजन ऑफ एयर इनटू द सेल्स। तो सबसे पहला काम जो रेस्पिरेशन में होता है वो होता है ऑक्सीजन की सप्लाई को इंश्योर करने का, ठीक है। तो उसमें हर एक सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचे, इसको इंश्योर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, यूजिंग इट फॉर रिलीजिंग एनर्जी। अब जैसे ही सेल्स में ऑक्सीजन पहुंच जाता है तो फिर दूसरा काम होता है केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करना। सेल्स में केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होती है जहां पर ग्लूकोज की ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्निंग होती है एंड उस बर्निंग से खूब सारा एनर्जी रिलीज होता है एंड साथ में कुछ वेस्ट भी जनरेट होता है जिसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, ठीक है। तो रिलीजिंग एनर्जी बाय बर्निंग फूड, देखो जो फूड होता है, फूड बेसिकली ग्लूकोज, ठीक, एंड देन एलिमिनेटिंग द वेस्ट। तो इस बर्निंग से जो वेस्ट जनरेट होता है उसको एलिमिनेट करना, ठीक है, एंड उस एनर्जी को सेल यूज करते हैं अपने वर्क के लिए। तो एलिमिनेटिंग द वेस्ट प्रोडक्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फ्रॉम द बॉडी। तो एक बार फिर से अगर हम इसको देखें तो द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स टेकिंग इन ऑक्सीजन इनटू द सेल्स, यूजिंग इट फॉर रिलीजिंग एनर्जी, जो कि कैसे होता है? बाय बर्निंग द फूड एंड देन एलिमिनेटिंग द वेस्ट। जो इस बर्निंग से वेस्ट जनरेट हुआ है उसको रिमूव करना सेल्स से, ठीक है, जो कि क्या क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। तो ये आपका पूरा ओवरऑल प्रोसेस होता है, या कहें इतना सारा काम होता है आपके रेस्पिरेशन में। तो देखो सबसे पहला काम क्या है? मैकेनिज्म डेवलप करना ऑर्गेनिज्म के अंदर जिससे कि हमारे बॉडी के हर एक सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचे। इसको हम कहते हैं ब्रीदिंग, ठीक है। तो ब्रीदिंग वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की सप्लाई 24 आवर्स मिलती रहती है, ठीक है। ये जो आप इनहेल एंड एक्सहेल करते हो, ठीक है, सांस अंदर लेते हो एंड बाहर छोड़ते हो, तो ये बेसिकली क्या है? ये ब्रीदिंग है जिसके थ्रू आप अपनी एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर ले रहे हो एंड आपकी बॉडी में जितना भी CO2 प्रोड्यूस होता है रेस्पिरेशन के थ्रू वो आप एक्सहेल से बाहर एनवायरनमेंट में छोड़ देते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हेडिंग है हमारी ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। ना ये जो आपके दो टर्म आपको मेरे ऊपर दिखाई दे रहे हैं, इसको जो स्टूडेंट्स होते हैं वो काफ़ी फ्रिक्वेंटली इंटरचेंज करते हैं। लोगों को यही लगता है कि रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना, जो हम सांस ले रहे हैं इट इज़ कॉल्ड रेस्पिरेशन, जबकि रेस्पिरेशन में ये जो आप सांस ले रहे हो ये इसका एकमात्र प्रोसेस है। पूरा रेस्पिरेशन ये नहीं होता है। रेस्पिरेशन की अगर हम सबसे मोटी डेफिनेशन बोले तो वो यही होती है द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड, ठीक है। इट इज नॉट द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड टेकिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं, ये डेफिनेशन एकदम गलत है। ये आपकी ब्रीदिंग की डेफिनेशन होती है, ठीक है। एंड ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन बट नॉट रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये जो आपका ब्रीदिंग मैकेनिज्म है जिसमें आप ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर लेते हो एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हो, ये आपका रेस्पिरेशन का एक प्रोसेस का पार्ट है, पूरा प्रोसेस नहीं है। मेन जो प्रोसेस होता है वो होता है उस ऑक्सीजन से फूड से एनर्जी को डिराइव करना, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड, ठीक है। एंड ब्रीदिंग जो है वो उसका महज एक पार्ट होता है, ठीक है। तो ये आप वर्ड्स को काफ़ी अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा कि ब्रीदिंग टोटली डिफरेंट है एंड रेस्पिरेशन डिफरेंट है। ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो अब अगर हम सबसे पहले ब्रीदिंग को डिफाइन करें, सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन यही होगी कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी एंड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी टू द एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को अपनी बॉडी में लेना एंड कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से एटमॉस्फेयर को देना, इट इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग, ठीक है। एंड बेसिकली ये आपका प्रोसेस है जिससे कि हम अपनी ऑक्सीजन की सप्लाई को इंश्योर करते हैं, ठीक है, क्योंकि रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन चाहिए रहता है।
तो वो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो हमको ब्रीदिंग के थ्रू ही मिलती है। हमारी बॉडी या कहें एवरी ऑर्गेनिज्म ब्रीथ 24 आवर्स कंटिन्यूसली वो ब्रीथ करता रहता है सो दैट जो ऑक्सीजन है वो उसकी बॉडी को मिलता रहे, क्योंकि उस ऑक्सीजन से एनर्जी को डिराइव करना है। ठीक है, तो ये आपका होता है ब्रीदिंग में। तो देखो, ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये आपको दिख सकता है। जब आप सांस लेते हो तो आपकी रिब्स जो है वो थोड़ी आगे आती हैं, ठीक है, एंड देन जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हो तो वो थोड़ी बैक हो जाती हैं। तो जब आप ब्रीदिंग करोगे तो वो आपको फील होगा, ठीक है, दैट इज वाई हम उसको बोल रहे हैं फिजिकल प्रोसेस, क्योंकि हम उसको फिजिकली फील कर सकते हैं। आप खुद ही से अपनी सांस लेकर देखिए, आपको ऑटोमेटिकली फील होगा। लेकिन जो रेस्पिरेशन होता है वो आपका फिजिकल प्रोसेस नहीं है, क्योंकि वो आपकी बॉडी की सेल्स में हो रहा है, वो आप देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते। ऐसा सोचो कि आप अपनी उंगली लगा के देखो, हाँ हो रहा है रेस्पिरेशन, नहीं, आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन ब्रीदिंग को आप फील कर सकते हो। आप अपने यहाँ चेस्ट पर हाथ डालकर देखिए, आपकी जो चेस्ट है वो पहले थोड़ी आगे फॉरवर्ड मूव करती है एंड देन बैकवर्ड, तो आपको ब्रीदिंग जो है वो फील होती है, लेकिन रेस्पिरेशन आपको फील नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए ब्रीदिंग क्या है? एक फिजिकल प्रोसेस है। सो ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। तो एयर से ऑक्सीजन हम लेते हैं इनटू द लंग्स एंड रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एयर। तो ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर लेना एंड हमारी बॉडी में जो रेस्पिरेशन से वेस्ट जनरेट होता है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, उसको हमारी बॉडी से रिमूव करना ही क्या कहलाता है? ब्रीदिंग कहलाता है। वेयर एज, जबकि अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन क्या है। तो देखो, वेयर एज रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। बायो मतलब वो प्रोसेस जो कि लिविंग बॉडी के अंदर हो। केमिकल क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या है? यहाँ पर ग्लूकोज की ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्निंग होती है, जिससे एनर्जी रिलीज होती है, CO2 रिलीज होता है एंड वाटर रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर वेपर ऐसा नहीं होता कि नदियाँ बह जाती हैं, नहीं, वाटर वेपर के फॉर्म में रिलीज होता है। जब आप कभी अपनी सांस को ऑब्जर्व करिए, जब आप एक्सहेल करते हो, ठीक है, कभी शीशा लीजिए, उस पर आप अपनी ब्रीथ को एक्सहेल करिए, तो वहाँ पर आपको पानी पानी थोड़ा थोड़ा ड्रॉपलेट्स बनते हुए दिखते हैं, है ना। तो वो क्यों होता है? क्योंकि जब हम एयर रिलीज करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ जो वाटर आपका जनरेट होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, वो भी आपका रिलीज होता है। तभी वो जो ब्रीथ होती है आपकी, उसमें थोड़ा मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। यहाँ पर जो वाटर रिलीज होता है वो लिक्विड के फॉर्म में नहीं होता है, वो वेपर के फॉर्म में होता है। एंड जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो CO2 के साथ साथ कुछ मॉइस्चर भी हमारी ब्रीथ से निकलता है, वो यही होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस विच अकर्स इन स्टेजेस एंड रिक्वायर्स मेनी एंजाइम। तो ये जो आपका रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो आपका कैसा प्रोसेस है? बायोकेमिकल है। ठीक है, लिविंग बॉडी के अंदर हो रहा है एंड इसमें केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, एंड ये आपका कई सारे स्टेजेस में होता है। तो उसमें सबसे पहला स्टेज होता है ब्रीदिंग का, जिसमें हम ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद फिर वो जो आपका ऑक्सीजन होती है वो सेल्स तक पहुंचती है, फिर सेल्स में रिएक्शन स्टार्ट होती है एंड देन फिर वो जो एनर्जी रिलीज होती है वो आपकी ATP के फॉर्म में स्टोर होती है। तो आपके कई सारे इसमें स्टेप्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये आपका रेस्पिरेशन है। जबकि आपका ब्रीदिंग जो था वो फिजिकल प्रोसेस था, वहाँ पर किसी भी तरह का एंजाइम नहीं चाहिए था एंड उसमें सिंपली बस आप ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करते हो। ठीक है, उसमें कोई रिएक्शन वगैरह नहीं हो रही होती। ठीक, नेक्स्ट, इट इज़ बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड। तो ये बेसिकली फूड से एनर्जी को रिलीज करना है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ये आपका ऑक्सीजन की मदद से एनर्जी को रिलीज करना है, जो कि हमें कहाँ से मिलती है? ब्रीदिंग से मिलती है। तभी मैंने आपको बोला ना, ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन बट नॉट रेस्पिरेशन। ठीक है, तो इट इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन दैट वी गेट फ्रॉम ब्रीदिंग। तो जब हम सांस लेते हैं तो उससे ऑक्सीजन हमें मिलती है एंड उस ऑक्सीजन का रेस्पिरेशन में यूज होता है। ठीक,